सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो यस, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इन मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम 3 मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इन सभी को हम अच्छे से देख रहे होंगे डिटेल में। इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और इस टॉपिक को धुआं धुआं कर देंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। लाइटिंग की समस्या के लिए क्षमा चाहता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या तो इसी का एक और नाम है रबिंग। बचपन में कभी ऐसा करा होगा कि प्लास्टिक का स्केल है, उसको सर पे रब किया एंड देन उसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस के ऊपर रखा, तो वो पेपर के पीसेस उसमें चिपक जाते थे। क्यों चिपकते थे? क्योंकि वो जो स्केल होता था ना, वो रब करने पर चार्ज हो जाता था। ठीक है, अब वो चार्ज होता क्यों था? इस मेथड की वजह से। जब भी हम किसी इंसुलेटर को, ये मेथड किसके लिए है? फॉर इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब कुछ जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो जब भी मैं किसी इंसुलेटर्स को आपस में रब करता हूँ, तो क्या होता है, वो दोनों की दोनों बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास दो बॉडीज हैं, ये है एक बॉडी ए और ये है एक बॉडी बी। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को रब किया। इन दोनों को रब किया। तो जब मैं इनको रब करूंगा, मैंने क्या देखा कि इनमें से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गई और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। जैसे मैं मान रहा हूं कि ए पॉजिटिवली चार्ज बन गई, इतना आया। ये सब क्यों हुआ होगा? क्योंकि जैसे ही मैंने रब करा, ऑन रबिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड, मैंने इन सबको एनर्जी दे दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ट्रांसफर। ठीक है, जैसे मैंने ए और बी को रब किया तो इनमें क्या हुआ, एनर्जी लगी, मैंने इनको कुछ ना कुछ एनर्जी दी। तो इस एनर्जी से जो ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ए से बी में गए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए। अब जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गया, टोटल मतलब नेचुरल नंबर से ज़्यादा हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए से बी जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ए का मास कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। सही बात है। तो इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा ओरिजिनल वाले से। अगर मैं इसके कंपैरिजन में बताऊं तो इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, और क्योंकि बी वाली बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? तो रबिंग से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए। इतना आया। तो फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शन की डेफिनेशन, ऑन rubbing two bodies, electron transfer occurs। ठीक है, जैसे मैं दो बॉडीज को रब करता हूं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो द बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स
becomes positively charged and body gaining electrons becomes negatively charged। ठीक है, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करे वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। तो दिस मेथड ऑफ चार्जिंग is called as friction। आया, is called as friction। अब जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट करे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो क्या मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ, क्या मैं इस वाली चीज से एक चीज बोल सकता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप ऑन बॉडी। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप ऑन बॉडी। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, सेम होगा, बट ये अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? ठीक है, छाप लो इस चीज को, छाप लिया, मिटा दूं? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं किसी ग्लास रॉड को किसके साथ रब करूं? सिल्क क्लॉथ के साथ। किसके साथ? जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था, एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया था, तो इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया था और इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए कहाँ से कहाँ? ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं किसी वूलन क्लॉथ को किसी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब करूं, तब भी सेम चीज होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वूलन क्लॉथ से प्लास्टिक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे, तो जो वूलन क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी और जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब अगर मेरे पास ड्राई हेयर है, जैसे ये ड्राई हेयर है, उसको मैं कॉम्ब के साथ रब करूं, जैसे हमने कभी कॉम्ब करा होगा और उसके ऊपर हमने छोटे छोटे पीसेस पेपर के देखे होंगे, तो वो कॉम्ब से चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई हेयर की वजह से और कॉम्ब को रब करने की वजह से चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हमारे ड्राई हेयर्स जो भी होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करते हैं और वो जो कॉम्ब होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है। तो ये नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। यहाँ ऊपर लिख दो, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं? ये सारे के सारे रबिंग या फ्रिक्शन के एग्जांपल्स हैं। आगे रखना, छाप लो इसको, छाप लिया, बहुत बढ़िया। अगला मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास क्या है? सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें होता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फॉर कंडक्टर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है। इसमें होगा क्या, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बॉडी है जिसपे ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज है, जैसे मैं मान रहा हूँ इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके पास में लेके आया एक न्यूट्रल बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को। ये कैसी बॉडी है, ये है न्यूट्रल बॉडी। इसको पास लाया और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इन दोनों को मैंने टच करा दिया, मतलब इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आया। तो ये थी मेरी ये वाली चार्ज बॉडी, ठीक है। और इसके साथ में किसको कांटेक्ट में लेके आया, इस न्यूट्रल बॉडी को। इनको टच कराना जरूरी है, ठीक है। तो होगा क्या, इस पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल थी और ये पॉजिटिवली चार्ज थी। तो अभी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर भी आ जाएगा, इन दोनों में चार्जेस बढ़ जाएंगे। समझ में आया, मतलब एक चार्ज बॉडी ने दूसरी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया, पर कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडक्टर्स होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों कंडक्टर्स होनी चाहिए। इतना आ गया। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फॉर कंडक्टर्स ओनली। और इसकी एक रिक्वायरमेंट है, अ बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज्ड। किसी एक और बॉडी को चार्ज करने के लिए मेरे पास एक और ऑलरेडी बॉडी होनी चाहिए जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज हो, तभी ये वाला मेथड काम आएगा। तो वन बॉडी मस्ट बी इनिशियली चार्ज्ड, ठीक है। तो कंडक्टर्स में होगा क्या, व्हेन अ चार्ज बॉडी comes in contact with a न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। जैसे एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगी, देन चार्ज ट्रांसफर occurs to न्यूट्रल बॉडी। तो होगा क्या, ये जो न्यूट्रल बॉडी है उस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो ये भी न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिवली ही चार्ज करेगी। अगर ये बॉडी मेरे पास नेगेटिव होती तो ये इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज करती, मतलब अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन मेक मोर पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से और भी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, चार्जिंग बाय कंडक्शन की हेल्प से। और वैसे ही सिमिलरली अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू मेक मोर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। ठीक है, इतना आ गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोपचे में एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज, फॉर आइडेंटिकल बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज मतलब जिनका सेम शेप, साइज, मास, मटेरियल सब कुछ सेम हो। इनके केस में क्या होगा, अगर मैंने दो बॉडीज ली हैं, एक पे चार्ज है कुछ ना कुछ प्लस क्यू और एक पे चार्ज है 0, ये है कुछ न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को
इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आऊँ, इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आऊँ। मतलब एक चार्ज बॉडी थी मेरे पास प्लस क्यू और एक थी जीरो न्यूट्रल बॉडी। उनको पहले मैंने किसी वायर से बांधा हुआ था, बट ये वायर यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं थी। अगर मैं इस वायर को कनेक्ट कर दूँ तो ये दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आ जाएंगी, तब चार्जिंग बाय कंडक्शन हो सकता है। तब क्या होगा, ये दोनों बॉडीज हैं मेरे पास, और अब मैंने क्या किया, इस वायर को बंद कर दिया, पूरा ये वाला सर्किट क्लोज कर दिया। तो अब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो हो सकता है। पर अगर ये आइडेंटिकल बॉडीज हैं जिनका शेप, साइज, मास, मटेरियल सब कुछ सेम है, तो इनमें चार्ज इक्वली बढ़ जाएगा। अगर टोटल चार्ज पहले क्यू था, टोटल चार्ज कितना था यहाँ पे, क्यू टोटल कितना था, क्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज कितना था क्यू। तो अब ये दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा, तो इस पे भी चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू और इस पे भी चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू। इनिशियली क्यू टोटल कितना था क्यू, फाइनली क्यू टोटल कितना है, अभी भी ये क्यू है। क्यों, क्योंकि क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल टू क्यू। तो क्या यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है, चार्ज इज कंजर्व्ड। आया, क्या ये चीज समझ में आई, आया ना। मिटा दें इसको, मिटा दें, छाप दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज देखना, अब एक चीज देखना, अगर मेरे पास एक बॉडी है जिसपे जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज है, कितना कितना कितना, प्लस दो कुलम, ठीक है, इस पे कितना चार्ज है, प्लस दो कुलम, और ये है जीरो चार्ज, न्यूट्रल। मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, तो इन दोनों पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज हैं। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इसके पास कितना था, दो कुलम, तो यहाँ पे भी इसके पास एक कुलम हो जाएगा और यहाँ पे भी इसके पास एक कुलम हो जाएगा। इतना आया, इतना आ गया। अच्छा, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें इस बॉडी के पास है तीन कुलम चार्ज, ठीक है, और इस वाली बॉडी पे चार्ज है माइनस पाँच कुलम, इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में रखा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो अगर मैं इनिशियली चार्ज निकालूं, इनिशियली टोटल चार्ज निकालूं, वो कितना होगा, तीन कोलम माइनस पाँच कोलम, मतलब माइनस दो कोलम चार्ज है। तो ये दोनों इक्वली कैसे बढ़ेंगे, माइनस वन कोलम में और माइनस वन कोलम में ऐसे बढ़ जाएंगे। तो क्या आ गया, माइनस वन कोलम माइनस वन कोलम, ठीक है। अच्छा, एक और एक लास्ट, एक लास्ट, ठीक है। अगर इसके पास प्लस एट कोलम का चार्ज है, ये कनेक्टेड है किससे, एक और बॉडी से, आइडेंटिकल बॉडी से, जिसके पास चार्ज है, जिसके पास चार्ज है माइनस दो कुलम। एक काम करते हैं, प्लस दो कुलम, ठीक है। इसके पास है आठ कुलम का चार्ज और इसके पास है दो कुलम का चार्ज। तो जब मैंने इनको कनेक्ट किया, अब क्या होगा, इसके पास क्यू टोटल कितना है, आठ कुलम प्लस दो कुलम, दस कुलम। तो ये इक्वली कैसे बढ़ेगा, पाँच और पाँच में, प्लस पाँच कुलम प्लस पाँच गुना। क्या इतना समझ में आया, क्या इतना समझ में आया। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो उनमें हमें चार्ज को इक्वली बांट देना है। बट अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, तो जैसे दो स्फीयर हैं, अगर एक स्फीयर बड़ा है और एक स्फीयर छोटा है, तो तब क्या करेंगे। तो आइए इसको छाप लो, हम ये वाली चीज देखते हैं। छाप लिया, हटा दो, ठीक है।
मैंने पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जो भी हम किसी कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, एक्सेस चार्ज, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे लाई करता है। इतना याद है? तो अगर मैं दो स्फीयर्स लूँ, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स लूँ, ठीक है, दोनों सेम रेडियस के, इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ है r और इसका रेडियस भी है कुछ ना कुछ r, पर ये वाला जो स्फीयर है वो है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब ये अंदर से भरा हुआ है। ये कैसा है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और ये वाला है हॉलो, मतलब इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है। तो ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और ये कैसा है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक चीज तो पता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, एक्सेस चार्ज जो भी आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनके सरफेस पे लाई करेगा, है ना? मतलब भले ही इसके अंदर मटेरियल है या नहीं है, चार्ज तो वहां जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडक्टिंग है, कंडक्टर्स हैं ये दोनों, तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज आएगा। अगर मैं इसको कुछ ना कुछ चार्ज दूं, अगर मैं इसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो वो इसके सरफेस पे आएगा बाहर की तरफ। और अगर मैं इसको भी उतना ही चार्ज दे दूं, तो वो भी उसके सरफेस पे आएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। तो ये दोनों, अगर इनका रेडियस सेम है, अगर इनका रेडियस सेम है, तो इनका बाहर का सरफेस एरिया भी सेम होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? विल होल्ड इक्वल चार्ज। ये दोनों इक्वल चार्ज अपने पास संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो रेडियस है वो सेम है। इतना आया? इतना आया? ठीक है। रेडियस सेम है से क्या मतलब है? अगर किसी का रेडियस बड़ा हो, अगर किसी का रेडियस बड़ा हो, तो इसका जो बाहर का सरफेस एरिया है, ये स्फीयर भी बड़ा होगा, इसका सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। तो अगर रेडियस बड़ा है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया है, तो उतना ही ज्यादा चार्ज वो जमा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे रहता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज रहेगा, उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज रहेगा। तो अगर मैं बोलूं कोई भी स्फीयर, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, बट एक कंडीशन है कि वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। सॉलिड हॉलो से हमें फर्क नहीं पड़ता। तो एक स्फीयर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने की, क्यू कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उसकी चार्ज होल्ड करने की, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना ज़्यादा रेडियस होगा, उतना ही ज़्यादा वो चार्ज होल्ड कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, छाप लिया? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसपे इनिशियली चार्ज है Q1, उसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर लिया? जिसपे कुछ ना कुछ चार्ज है Q2। ये इनिशियल केस है, ठीक है। अगर इस स्फीयर का रेडियस R1 है और इस स्फीयर का रेडियस कुछ R2 है, मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो फाइनली इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा? ठीक है, देखते हैं। इसकी मैं फिगर कहाँ पे बना लूँ? यहीं पे बना लूँ?
फाइनल केस की मैं फिगर यहीं पे बना लूँ, बिल्कुल बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है r1, इसका रेडियस कितना है r2, इस पे चार्ज कितना है q1, इस पे चार्ज नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, रेडियस तो इन दोनों का सेम रहेगा, बट जैसे ही मैंने इनको कांटेक्ट में लेके आया तो कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ फ्लो होगा। तो आफ्टर कंडक्शन मैं मान रहा हूँ कि इस पे चार्ज आ गया Q1 और इस पे चार्ज आ गया Q2, इतना आया। बोल सकता हूँ ये चीज़, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, अब पिछले ही स्लाइड में हमने एक चीज़ पढ़ी कि क्यू कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब इन दोनों स्फीयर में से जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज उतना ज़्यादा होगा आफ्टर कंडक्शन। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बोलूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 हो जाएगा, है ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, इतना आया। ठीक है, अब हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज जो इस टाइम पे होगा इनिशियली उतना ही टोटल चार्ज फाइनली भी होगा। तो इनिशियल का टोटल चार्ज कितना था Q1 प्लस Q2, तो फाइनली का चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, इतना आया, इतना आया। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। आगे, अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं Q2 निकालना चाहूँ, क्या ये Q2 Q1 R2 बटे R1 आएगा, है ना। क्या ये Q2 अगर मैं निकालूं तो Q2 इधर आ जाएगा, R2 ऊपर आ गया, R1 नीचे आ गया, तो क्या Q2 ये आएगा, है ना। क्या मैं इस Q2 को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमने क्या निकाली Q1 R2 अपॉन R1, Q1 R2 अपॉन R1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ में से मैंने Q1 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या आया 1 प्लस R2 अपॉन R1, इतना आया। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 ब्रैकेट में ये R1 ऊपर गया, R1 प्लस R2 बटे R1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ से Q1 निकालूं वो क्या आएगा, ये R1 ऊपर जाएगा, R1 अपॉन R2 नीचे आएगा, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। क्या इतना समझ में आया, है ना। Q1 प्लस Q2 क्या है, इनिशियली इन पे जितना भी टोटल चार्ज था, R1 प्लस R2 क्या है, इनका टोटल रेडियस, और ये है R1, इतना आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, Q2 भी निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से। Q2 निकाल दूँ, Q2 क्या आएगा, Q2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से Q2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, यही आएगा, है ना। तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 की वैल्यू रख दूंगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q1 प्लस Q2 को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही अंदर बचा। हाँ, Q1 प्लस Q2, अब ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो R1 प्लस R2 माइनस ये R1 है ना, सॉरी,
माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही आएगा। तो Q2 का फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया, Q2 का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया Q1 प्लस Q2, R1 R1 कट गया, ये क्या आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2। इतना आया, इतना आया, ठीक है। अब एक चीज देखना, Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज कांस्टेंट है, R1 प्लस R2 दोनों के रेडियस का सम भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा R1 होगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा R1 होगा उतना ही ज़्यादा Q1 होगा। तो क्या है, यहाँ से भी ये चीज़ दिख रही है कि Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। और वैसे ही सिमिलरली Q1 Q2 कांस्टेंट, Q1 प्लस Q2 कांस्टेंट, R1 प्लस R2 कांस्टेंट, तो Q2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 के। इतना आया। अच्छा, अगर मैं इस Q1 को और इस Q2 को ऐड करके देखूं तो उसका फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, Q1 प्लस Q2, ये वाला। क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा वैलिड है। एक काम करना, इसका एक्सप्रेशन भी पता है, इसका एक्सप्रेशन भी पता है, इन दोनों को ऐड करके देख लेना, ठीक है। ये सब कुछ कट जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, अगर हमारे पास आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है, कुछ अलग अलग रेडियस के स्फीयर्स दिए हुए हैं, तब हम दोनों पे चार्ज कैसे निकालेंगे। ये जो Q1 और Q2 चार्ज है ना, ये जो Q1 और Q2 चार्ज है ना, वो आफ्टर कंडक्शन वाला है, आफ्टर कंडक्शन जो फाइनल चार्ज है, ठीक है। आ गया इतना, मिटा दें। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर की इज क्लोज्ड, ठीक है। इन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे चार्ज है +5 कूलम और इस पे चार्ज है -17 कूलम, ठीक है। इनका रेडियस क्या था, R1 प्लस R2 1/4, ठीक है। इसका रेडियस मैं मान रहा हूँ R और इसका रेडियस मैं कह रहा हूँ 3R, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे तो इन दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है हमारा फर्स्ट वाला स्फीयर, ये है हमारा सेकंड वाला स्फीयर। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता था, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। R1 कितना है, R के बराबर, R1 प्लस R2 कितना है, R प्लस 3R मतलब 4R। Q1 प्लस Q2 कितना है, 5 कूलम -17 कूलम, 5 -17 कितना आएगा, -12। तो आर आर यहाँ पे कटा, 1/4 इंटू -12, तो ये कितना आ जाएगा, -3 कूलम। और अगर मैं Q2 निकालूं वो कितना आएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। R2 कितना है, 3R, R2 कितना है 3R, और Q1 प्लस Q2 कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, R1 प्लस R2 कितना है 4R, और Q1 प्लस Q2 कितना है -12 कूलम। ये कटा, ये 3, ये कितना आ गया, -9 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -3 कूलम, और इस पे कितना चार्ज आएगा, -9 कूलम। तो ये तो हुआ हमारा मेथड नंबर 1। अच्छा, Q2 निकालने की जगह हम क्या कर सकते हैं, मेथड 2 में हम क्या कर सकते हैं,
जब हमारे पास Q1 आ गया -3 कूलम, तो हमें एक चीज़ पता है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। इतना आता है। Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना आया था, -12 कूलम। -12 कूलम इज इक्वल टू Q1 कितना आया, -3 कूलम, प्लस Q2 रख दिया। तो यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा, ये -3 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो Q2 कितना आ गया, -9 कूलम। अभी भी सेम आंसर आया। हाँ, तो हम इस वाली चीज को भी यूज कर सकते हैं और इस वाली चीज को भी यूज कर सकते हैं। आया आया ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर having charge +5 कूलम एंड -15 कूलम एंड रेडियस r एंड 4r। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ईच स्फीयर के ऊपर हमें चार्ज निकालना है, जिनके पे फाइनल चार्ज निकालना है, जिनके पास इनिशियल चार्ज कितना है, 5 कूलम और -15 कूलम, और उनका रेडियस है r एंड 4r, और चार्ज कब निकालना है, आफ्टर क्लोजिंग द की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक है हमारे पास ये स्फीयर जिसका रेडियस कितना है r, उसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर लिया, जिसका रेडियस है 4r। इस पे इनिशियली चार्ज कितना है, +5 कूलम, इस पे इनिशियली चार्ज कितना है, -15 कूलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। Q1 कितना आएगा, R1/R1 + R2 इंटू Q1 + Q2। R1 कितना है, R के बराबर, R1 + R2 कितना होगा, 5R। Q1 + Q2 कितना होगा, 5 कूलम -15 कूलम, कितना आ जाएगा, -10 कूलम। तो 5 और 10 कटा, R कटा, ये कितना आया, -2 कूलम। इतना आया। ठीक है, Q2 R2/R1 + R2, ठीक है, इंटू Q1 + Q2। R2 कितना है, 4R, R1 + R2 कितना है, 5R, Q1 + Q2 कितना है, -10। तो ये आंसर कितना आया, -8 कूलम। क्या ये समझ में आया कि ऐसे वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं। आ गया। यहाँ पे भी सेम चीज, Q2 निकालने का भाई सेम चीज। ठीक है, Q1 + Q2 कितना है, -10। Q1 हमारे पास कितना आया था, -2 + Q2। तो यहाँ से अगर मैं Q2 निकालूं, वो कितना आ जाएगा, ये -2 यहाँ के प्लस हो गया, -8 कूलम। आया, आ गया। ठीक है, छाप लो इसको, छाप लो छाप लो छाप लो, हटा दो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक जेई मेंस का पीवाईक्यू। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनका नाम है एक्स, वाई एंड जेड। अब आजकल के कुछ बच्चे इसको जेड नहीं जी बोलेंगे, जो भी है, लिखते तो सेम ही है ना, समझ में आ रहा है। तो एक्स, वाई एंड जेड हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं जिनके पास चार्ज Q, -2Q और 3Q है। मतलब x पे चार्ज है Q, y पे चार्ज है -2Q और z पे चार्ज है 3Q। ठीक है, एट फर्स्ट मतलब पहले हमने x और y को कांटेक्ट में रखा, इन दोनों स्फीयर्स को कांटेक्ट में रखा। उसके बाद हमने y और z को कांटेक्ट में रखा, सॉरी कांस्टेंट में नहीं, कांटेक्ट में रखा। तो फाइनल चार्ज x, y और z पे कितना होगा।
अब एक चीज़ देखना, आइडेंटिकल स्फीयर्स लिखा हुआ है मतलब चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले किसको रखा है, एक्स और वाई को, एक्स और वाई को। तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई, मैंने इनको कांटेक्ट में रख दिया। एक्स पे इनिशियली चार्ज कितना था, क्यू, वाई पे चार्ज इनिशियली कितना था, -2q। जब ये कांटेक्ट में नहीं थे, इस पे चार्ज था q और इस पे चार्ज था -2q, तो q टोटल कितना था, -q, यही था। अब आफ्टर कांटेक्ट ये -q इसमें और इसमें आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये है x और ये है y। आफ्टर कांटेक्ट क्या होगा, ये -q इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो इस पे भी चार्ज आ गया -q/2 और इस पे भी चार्ज आ गया -q/2, इतना आया। ये चार्ज इन दोनों में आधा आधा बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि y और z को हमने कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, कांटेक्ट में रखा। हाँ, हमने क्या किया, y और z को कांटेक्ट में रखा इनिशियली। अब y पे कितना चार्ज बचा है, हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि y एक बार x के साथ कांटेक्ट में आ चुका है। तो अब इस पे जो चार्ज है हम ये वाला लेंगे, क्योंकि इसका चार्ज चेंज हो चुका है, -q/2। और z पे कितना चार्ज है, 3q, z पे कितना चार्ज है, 3q। तो इसका q टोटल कितना है, इसका q टोटल कितना है, 3q -q/2 कितना हुआ, 3q -q/2 कितना हुआ, 5q/2, ठीक है। ये तो q टोटल किसका है, y और z का, बट क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में आ गए, अब यही जो 5q/2 का चार्ज है वो आधा आधा इसमें बढ़ जाएगा, ये आधा आधा इसमें बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, ये है हमारा y, ये है हमारा z, इसका आधा क्या होगा, 5q/4, इसका आधा क्या होगा, 5q/4, इसका आधा कितना होगा, 5q/4, ठीक है। तो फाइनल चार्ज x पे कितना है, x पे है -q/2, y पे कितना है, 5q/4, z पे कितना है, 5q/4। क्या इतना समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आया। अब ये तो था हमारा पूरा का पूरा मेथड, पूरा का पूरा सॉल्व करने वाला। अब इसका हम एक जुगाड़ देखते हैं, क्या देखते हैं इसका जुगाड़। हमें पता है कि किसी भी एक सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। इनिशियली चार्ज कितना था टोटल, एक्स वाई जेड तीनों का मिला के, q -2q 3q, q -3, नहीं, -2q + 3q, इतना ही था। टोटल कितना आया, टोटल कितना आया, 2q। इनिशियली इन पे टोटल चार्ज इतना था। अब हम सारे ऑप्शंस को मिला के देख लेते हैं, जिसपे फाइनली चार्ज भी 2q आया तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करूं, q/2 + q/2 कितना होगा, q + 3q/2 कितना होगा, 5q/2। क्या ये और ये बराबर है, नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी तो हमारा सही है ना, इसको हम लास्ट में देखते हैं। सी वाले की बात करो, सी वाले में देखना, q + q + q टोटल कितना आया, 3q। क्या 3q और 2q बराबर है, नहीं, ये भी गलत हो गया। इस वाले में देखना, q/2 और -q/2 एक दूसरे को कैंसिल कर गए, बचा कितना, 3q/2, तो 3q/2 ये भी इसके बराबर नहीं है, ये। ऑप्शन बी में देखना, ऑप्शन बी में देखना कौन कौन से चार्ज है, -q/2 + 5q/4 + 5q/4, 5q/4 + 5q/4 कितना होता है, 5q/4 + 5q/4 कितना होता है, +5q/2। अब इन दोनों को अगर प्लस करके देखोगे, इन दोनों को अगर प्लस करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2q। तो ये 2q, ये 2q बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। तो एक मेथड हमने देखा
जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, और एक में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मेथड से इस चीज़ को कर दिया। क्या समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, मिटा दें इसको, छाप लिया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग आता है, जो कि आखिरी मेथड ऑफ चार्जिंग है, जिसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में होता क्या है? फ्रिक्शन में हमने दो बॉडीज को रब किया, कंडक्शन में हमने दो बॉडीज को टच कराया, कांटेक्ट में रख दिया। ठीक है, इंडक्शन में हम बिना टच कराए, बिना कांटेक्ट में लाए किसी बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं। कैसे? तो थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग हमारे पास आ गया, जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है? मैं अगर कहूँ, नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं, फिर से गाना नहीं। ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पहले से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसको मैं किसके पास लेके आया? एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आया। मैं इसको किसके पास लेके आया? न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आया। ये है मेरी न्यूट्रल बॉडी, ये है मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो होगा क्या? न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो होता क्या है, इस न्यूट्रल बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे। इस बॉडी से बाहर नहीं निकले इलेक्ट्रॉन्स, इसी बॉडी के थोड़ा इस तरफ आ गए, इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अगर इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए होंगे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और प्रोटॉन्स वहां की तरफ रिपेल हुए, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। प्रोटॉन्स ट्रेवल नहीं करते। नाइस। हुआ क्या? हुआ ये कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। बिल्कुल सही बात। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब बॉडी का पॉजिटिव चार्ज होना सिर्फ यही मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है नॉर्मली से। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्रोटॉन्स आ गए हैं, तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे प्रोटॉन्स आए हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ गए, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के आगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाली साइड क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज, और ये वाली साइड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे देखना, चार्जेस का सेपरेशन हो गया। नेगेटिव चार्जेस इधर की तरफ आ गए, मतलब इधर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हो गया, उधर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी चार्ज का सेपरेशन होने को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। मतलब पोल्स बन गए, इधर की तरफ बना नेगेटिव पोल, उधर की तरफ बना पॉजिटिव पोल। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो क्या मैंने एक ही बॉडी में दो अलग अलग चार्ज टाइप के बना दिए? एक इधर की तरफ नेगेटिवली चार्ज बना दिया, एक उधर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज बना दिया, और मैंने इसको यहाँ पे टच भी नहीं करा। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। आ गया? अच्छा, जब हम कंडक्शन पढ़ रहे थे तो याद करना, अगर एक बॉडी पे +2 कूलम चार्ज होता था और दूसरी ये न्यूट्रल बॉडी होती थी, तो जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता था, इस पे 1 कूलम चार्ज और इस पे भी 1 कूलम चार्ज, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो इनिशियली इसके पास 2 कूलम चार्ज होता था, जो कि चार्ज बॉडी होती थी हमारी,
और फाइनली इस पे 1 कूलम चार्ज बच गया। मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त जो इसका चार्ज है वो कम हो गया, इसने अपना कुछ ना कुछ चार्ज लॉस कर दिया। पर इंडक्शन में चार्ज का लॉस नहीं होता, जितना इनिशियली चार्ज है उतना ही इस पे फाइनली चार्ज भी रहेगा। तो इंडक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सॉरी फॉर्मूला डेफिनेशन लिखूं, इंडक्शन is a process by which a neutral body is charged with the help of a charged body without touching। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विदाउट टचिंग, बिना टच किए चार्ज हो गई बॉडी, विदाउट टचिंग एंड विदाउट लूजिंग इट्स चार्ज। ना तो इसने अपना चार्ज लॉस किया और ना ही इसने अपना क्या किया, ना ही इसने टच किया उस न्यूट्रल बॉडी को। इतना समझ में आ गया? और होता क्या है? चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन takes place, charge separation takes place in न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में चार्ज का सेपरेशन हो जाता है और इसी चार्ज सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। मतलब दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। इतना आ गया? इतना आ गया? ठीक है। अब कई कई बार होता क्या है, एक क्वेश्चन भी आता है इस पे, जैसे मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके सामने मैं एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आया। ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव चार्ज पास पास है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज पास पास है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस दूर दूर हैं तो रिपल्शन कम होगा। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो नेट अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो नेट क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने सिंपली एक चार्ज बॉडी ने किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। तो अभी तक तो हम ये समझते थे कि एक चार्ज बॉडी सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरी अपोजिट नेचर वाली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। बट आज हमने एक और चीज देख ली कि एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर कहीं कुछ स्टेटमेंट आ गई, अगर कहीं कुछ स्टेटमेंट आ गई तो क्या आएगी? अ चार्ज बॉडी में attract other neutral bodies। एक चार्ज बॉडी बाकी न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट कर सकती है। अब क्या यहीं से वो समझ में आया जो हम बचपन में करते थे? एक प्लास्टिक का स्केल लिया, उसको रब किया रब किया रब किया, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया, मान लेते हैं इस पर कुछ ना कुछ नेगेटिवली चार्ज आ गया। फिर हमने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर लिए और ऐसे रखा। अब उन पीसेस ऑफ पेपर में क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन। जैसे मान लेते हैं जो हमारा स्केल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, ये हमारा स्केल है वो कैसे चार्ज हो गया? नेगेटिवली चार्ज। एंड ये है मेरा वो पीस ऑफ पेपर जिसके पास मैंने उसको रखा, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूर भाग जाएंगे रिपल्शन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन्स अब की बार यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है तो ये
पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। इसी वजह से जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर थे ना, वो यहाँ पे हमारे स्केल के साथ चिपक जाते थे। तो पहले हमने इसको रब किया तो फ्रिक्शन की वजह से इस स्केल पे चार्ज बना, और उसके बाद जब हम उसको पेपर के पास लेके गए, छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके गए, तो इंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज सेपरेशन हुआ, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर गए। अब समझ में आया आखिर होता क्या था? समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक चीज आती है कि यहाँ पे तो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया, तो कुल मिला के तो अभी भी क्यू नेट जो है हमारा जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो हमने चार्ज कहाँ करा है, कहाँ? बॉडी को। हमारा मेन मुद्दा तो ये है ना कि मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है, पर यहाँ पे तो क्यू नेट अभी भी जीरो है, चार्ज कैसे करा? अभी हम यही सीखेंगे कि आखिर हम इसके बाद क्या क्या करते हैं ताकि ये चीज़ बॉडी कुछ ना कुछ चार्ज हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को छाप लो। छाप लिया? छाप लिया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि आखिर हम कैसे इंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू चार्ज अ बॉडी बाय इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? मान लेते हैं मुझे इस बॉडी को चार्ज करना है, जो कि इनिशियली कैसी है? न्यूट्रल है। इनिशियली कैसी है? न्यूट्रल है। इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर मुझे इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा? इसके पास एक, अगर मैं कहूँ इसको मुझे नेगेटिव चार्ज करना है, इस पर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज बचे, तो मैं इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा? इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊँगा। तो ये है मेरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। उस बॉडी को मैं इसके पास लेके आया। अब जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पे आ गई, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज यहाँ पे नेगेटिव बना उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या चाहता हूँ? वी वॉन्ट जस्टिस नहीं, वी वॉन्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? इस पे नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो अब मैंने क्या करा? मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। मैंने इसको एक वायर से अर्थ में जोड़ दिया। इससे क्या होगा? देखते हैं इससे क्या होगा। मैंने क्या किया? इससे एक वायर जोड़ी
इससे एक वायर जोड़ी और मैंने यहाँ पे अर्थ पे इसकी वायर जोड़ दी। ये जो सिंबल होता है इसी को हम बोलते हैं अर्थिंग करना। क्या करना? अर्थिंग। अब ये चीज हमने करी क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना उसका साइज बहुत बड़ा है, उसका साइज बहुत बड़ा है और वो ना एक चार्ज का रिजर्वायर है। मतलब यहाँ से मैं कितना भी चार्ज उठा सकता हूँ और मैं कितना भी चार्ज अर्थ को दे सकता हूँ, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इतना याद रखो कि अर्थ हमें कितना भी चार्ज दे सकती है और हम अर्थ को कितना भी चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था एंड यहाँ पे कैसे चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अर्थ ने क्या देखा कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो अर्थ ने क्या किया, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्यों दिए? ताकि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए। नहीं आया समझ में? तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। एक चीज याद रखें, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी इस चीज को सिर्फ और सिर्फ याद रख लेना। तो यहाँ पे होगा क्या, ये चीज अगले चैप्टर में और ज्यादा समझ में आने वाली है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इनको जीरो करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ने इसको न्यूट्रलाइज करा, इसने इसको करा, इसने इसको करा, ऐसे करते करते ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया। पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये वाला सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। इसके बाद क्या कंडीशन बनी? इसके बाद क्या कंडीशन बनी? जब ये न्यूट्रलाइज हो गया था तब हमने अर्थिंग को रिमूव कर दिया। तब हमने अर्थिंग इज रिमूव्ड। ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड था। ठीक है, इसके पास में ये स्फीयर था एंड यहाँ पे इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड थे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो अब मैं इस रॉड को हटा दूंगा। जब मैं इस रॉड को हटाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये स्फीयर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्फीयर बचेगा। ठीक है, अब ये स्फीयर बच गया तो और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। आ गया? नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट स्फीयर। ठीक है, इस स्फीयर के पूरा ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज फैल गया। इतना आया कि ये सारी की सारी चीजें आ गई। तो ऐसे हम किसी एक बॉडी को इंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना होता तो मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड लेता। आ गया? मिटा दें इसको, छाप लीजिए। छाप दिया? ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया। क्या? एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल है, उसको मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया। ये क्या है? स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉल, इसको मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया। अब इन्होंने कहा हुआ है कि मैंने इस बॉल के आगे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आया। ठीक है, तो क्या होगा? जब इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड आ गई
जब इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड आ गई तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ भागेंगे रिपल होके। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये जो बॉल है, तो ये जो स्फीयर है वो अट्रैक्ट होगा। स्फीयर विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रॉड। ठीक है, ये ऐसे था, ये इधर की तरफ ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक सोप बबल है, उसको मैंने चार्ज कर दिया। एक सोप बबल है, उस पर मैंने कुछ ना कुछ चार्ज कर दिया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो होगा क्या, इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में और इन नेगेटिव चार्जेस के बीच में, मतलब ये दोनों अलग अलग केस हैं। ठीक है, ये है केस नंबर 1, ये है केस नंबर 2, ये दोनों साथ में नहीं रखे, ये अलग अलग केस हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव वाले की बात करूं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपल करने लग जाएंगे तो क्या है, साइज बढ़ जाएगा इसका। सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो इसका साइज बढ़ गया। वैसे ही सेम चीज नेगेटिव वाले में, तो इसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि सारे नेगेटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो अगर मैं एक सोप बबल को चार्ज कर दूं तो उसका साइज बढ़ जाता है, इट एक्सपेंस। आ गया इतना? ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि दो स्फीयर्स हैं। ठीक है, दो स्फीयर्स हैं जो कि कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ए और बी। एक केस में मैं एक रॉड को लेके आया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आया और इनके साथ टच करा दिया। अब एक चीज देखना, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ए और बी दोनों कांटेक्ट में है, ये भी यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया, तो क्या कंडक्शन हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो कि पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा तो ए भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, बी भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ए एंड बी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इतना आया? ठीक है, अगर ऐसा होता कि ए और बी कांटेक्ट में रखे हैं, ठीक है, और मैं इस रॉड को टच ना कराता, थोड़ा सा दूर होती है रॉड, तब क्या होता? तब कुछ ऐसा होता कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसकी तरफ आ जाएंगे, अब ए और बी कांटेक्ट में रखे हुए हैं, मतलब ये दोनों एक ही बॉडी की तरह वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए था, बट इसके साथ बी भी कांटेक्ट में है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? ये ए और बी जब तक कांटेक्ट में रखे हुए हैं तब तक ये दोनों सेम बॉडी की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, कमी थोड़ी है केसेस की। एक और केस लेते हैं, ये है ए, ये है बी, और इस बार ये कांटेक्ट में नहीं रखे हुए। अभी मैंने इस रॉड को टच करा दिया, ठीक है, मैंने इस रॉड को टच करा दिया, तो रॉड और ए तो कनेक्टेड है, टच्ड है, तो ए भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगर ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो बी के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए जो है मेरा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और बी वाला, इसमें जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, ये अभी भी न्यूट्रल है, इस पे अभी भी चार्ज कितना है, 0, बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया, बट चार्ज का सेपरेशन हो गया। इतना आया? ठीक है, और क्या हो सकता है,
और तो अब एक ही बचा कि अगर ए और बी दोनों ही दूर रखे हुए हैं और रॉड भी मैंने टच नहीं कराया, रॉड भी मैंने टच नहीं कराया, तो क्या होगा? ये रॉड दूर है तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे। अभी ये दोनों साथ में टच नहीं है तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब इसका ये वाला पॉजिटिव इसके यहाँ पे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इतना समझ में आया? मतलब ए पे भी चार्ज जीरो है, बी पे भी चार्ज जीरो है, बट इन दोनों में क्या हुआ है? चार्जेस का सेपरेशन हुआ है। आ गया? आ गया इतना? मिटा दें इसको? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, लैंग्वेज वाला कुछ सवाल है कि अगर एक चार्ज बॉडी है ए और एक चार्ज बॉडी है बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि एक और बॉडी है सी, एक और बॉडी है सी, जब मैं सी और बी को साथ में लाता हूं तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ए और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे? ठीक है, देख लेते हैं। अगर मैं कहूं इफ ए इज नेगेटिव, अगर मैं ए को नेगेटिव मान लूं तो ऑब्वियस सी बात है बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा ताकि ये दोनों अट्रैक्ट करें। देन बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर बी पॉजिटिव है और वो सी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब सी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो ए भी नेगेटिव एंड सी भी नेगेटिव, इसका मतलब ए एंड सी विल रिपेल ईच अदर। आया? ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कहा हुआ है कि ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए और सी का क्या होगा? अगर मैं फिर से कहूं ए क्या है, ए को इस बार पॉजिटिव मान लेता हूं, कोई बात नहीं, तो बी को क्या होना पड़ेगा? बी को क्या होना पड़ेगा? बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और सी फिर क्या हो जाएगा? सी नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, इसका मतलब ए एंड सी विल अट्रैक्ट ईच अदर। आ गया इतना? इतना आ गया? ठीक है। अब हमारे पास ना तीन टाइप की बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास कंडक्टर, एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, और इन दोनों के बीच में एक बॉडी आती है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ये भी इंसुलेटर्स ही होते हैं, ऑल्सो इंसुलेटर्स, ये भी क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट बिहेव एज कंडक्टर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे, बट ऐसा समझ लो कि अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं इंसुलेटर होने के बावजूद भी किसकी तरह वर्क करेंगे, कंडक्टर्स की तरह वर्क करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे एयर हो गया या वाटर हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स। जैसे एयर में देखा होगा बिजली कड़कने के टाइम, ऐसे में तो एयर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट बिजली कड़कने के टाइम इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है जिसकी वजह से वो बिजली कड़कती है, एयर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें ना जो क्यू इंड्यूस होता है, जो क्यू इंड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, उस रॉड के बराबर होता है जिसकी वजह से हमने इंड्यूस कराया। मतलब अगर ये मेरे पास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज बना देगी, हाँ। अगर इसका चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे कितना चार्ज बनेगा, माइनस क्यू ही बनेगा। अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बनेगा। तो कंडक्टर्स के केस में जितना क्यू इंड्यूस होगा, जितना क्यू इंड्यूस होगा ये, वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ क्यू, जो कि हमने यूज किया। पर डाइइलेक्ट्रिक के केस में, डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो क्यू इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस चार्ज होता है वो लेस देन होता है इसके। या एक काम करते हैं, इसको माइनस लिखने की जगह इसको मॉड में लिख देते हैं, पता चल ही जाएगा कि इक्वल चार्ज होते हैं, मतलब इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, बट उनकी पोलैरिटी अपोजिट रहती है। यहाँ पे भी एक काम करते हैं, नेगेटिव वगैरह का झोल हटा के इसको मॉड में लिख देते हैं। मतलब क्यू इंड्यूस जो होता है वो इसी क्यू के बराबर होता है कंडक्टर्स में, बट डाइइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्ज होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इतना आ गया, इतना आ गया, इससे थोड़ा सा कम होगा। और पोलैरिटी दोनों में क्या होगी, अपोजिट होगी। पोलैरिटी दोनों ही केसेस में क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया हूं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। आ गया इतना, आ गया, मिटा दें इसको, ठीक है। अब हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक आता है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये करता क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी बॉडी पर कुछ चार्ज है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लेते हैं गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनता है। एक मेरे पास कुछ सिलेंडर है, ठीक है, एक जार टाइप का है कुछ, इसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने एक वायर कॉइल करी हुई है, कॉपर की या किसी भी चीज़ की कॉइल है, ठीक है। एंड इसके साथ ये नीचे एक वायर जाएगी यहाँ तक। अब इस वायर के एक एंड पे, इस एंड पे दो मेटल की, हालांकि गोल्ड लीफ लिखा हुआ है तो गोल्ड की लीव्स होंगी। ये काम बाकी और भी मेटल्स के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड ही हो, बट अब उन्होंने ऐसा बनाया है, यही नाम दिया तो हमें वही चीज़ यूज़ करनी पड़ रही है। तो एक लीफ शेप में ऐसे दो पत्तियां होंगी, ठीक है, ऐसी दो पत्तियां होंगी मेटल्स की, ऐसे। कैसा शेप होगा उनका, ऐसा कुछ लीफ शेप होगा, ऐसा, ठीक है, वो ऐसे होंगी। अब इससे हम कैसे चार्ज का पता लगा सकते हैं, कैसे पता लगाएंगे इससे, मान लेते हैं मैं इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया,
कैसी बॉडी लेके आया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया। ठीक है, तो इससे होगा क्या? ये है इसकी कॉइल। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी बना दी ताकि ये इसके पास रहे। अब एक चीज देखना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कॉइल वायर की है, कंडक्टर की है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस कॉइल के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, अब ये चीज यहाँ से यहाँ तक किसके साथ कनेक्टेड है? इन लीव्स के साथ कनेक्टेड है। तो इन लीव्स पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो इन लीव्स पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इन लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इनको लीव शेप ही क्यों बनाया? ताकि इनका एक कुछ कॉर्नर हो, एक नोकीला नोकीला पॉइंट हो ये। अब मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि शार्प ऑब्जेक्ट्स पे जो चार्ज है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, मतलब इस लीफ के इस वाले एरिया के साइड ज़्यादा चार्ज होगा, है ना? ऐसा ही होगा। अब एक लीफ है मेरे पास ये, दूसरी लीफ है मेरे पास कुछ ये, इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो दो लीव्स पहले ऐसे थी, अब वो ऐसे रिपल्शन की वजह से ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी, हाँ या ना? समझ में आया? जो दो लीव्स पहले ऐसे साथ में जुड़ी हुई थी, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये ऐसे खुल जाएंगी रिपल्शन की वजह से। तो ये क्या होगा? ये लीव्स ऐसे खुल जाएंगी। आया? क्यों? क्योंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इनके बीच में, इन लीव्स के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, और उतना ही ज्यादा फिर इन लीव्स पे चार्ज आएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा इसका चार्ज होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इनमें रिपल्शन होगा। मतलब ये जो एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये जो एंगल बना है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा बॉडी का उतना ही ज़्यादा ये वाला एंगल बनेगा। इतना समझ में आया? क्या हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं कि कितने कूलम चार्ज है? नहीं, बट हम दो चार्जेस की वैल्यूज को कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं। जैसे एक चार्ज ऑफ बॉडी थी, उसके कारण ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इतना ही खुला, इतना ही एंगल आया। दूसरी चार्ज बॉडी को मैं लेके आया, उसकी वजह से इतना खुला, तो ज़्यादा चार्ज किसका होगा? दूसरी वाली बॉडी का, क्योंकि ये वाला एंगल उसमें ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब मैं कोई भी दो बॉडीज़ को कंपेयर करा सकता हूँ कि किसमें ज़्यादा चार्ज होगा, बट मैं चार्ज का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता हूँ। मतलब इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर magnitude of two charges but can't calculate exact magnitude of charge। क्या इतना समझ में आया? हाँ या ना? क्या हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से नेचर ऑफ चार्ज भी पता कर सकते हैं कि कोई चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कर सकते हैं, बट उसके लिए इस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, उस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ये चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख दो, इसके बाद हमें क्वेश्चन से वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको लिख दो, छाप दो, छाप लिया, मिटा दो। ठीक है,
इतना आया। अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास कॉइल है एंड यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स हैं, इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे इस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं किसी बॉडी को लेके आऊँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है कि उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने इस बॉडी को इसके साथ टच कराया, पहले मैंने टच नहीं कराया था, अभी मैंने इसको टच करा दिया। तो जब मैंने टच कराया इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या चार्ज कम हो जाएगा? कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा यहाँ पे फ्लो होंगे ताकि वो इसको न्यूट्रलाइज कर पाए, है ना। मतलब जो फाइनली इस पे नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर तक जाएंगे इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इस पे थोड़ा सा ही नेगेटिव चार्ज बचा है, तो जब ये चार्ज कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया, और जब ये रिपल्शन कम हुआ तो ये जो एंगल है वो भी कम हो गया। मतलब लीव्स विल कन्वर्ज, लीव्स क्या कर जाएंगे? कन्वर्ज कर जाएंगे। इसको बोलते हैं डाइवर्ज होना, इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ऐसे में हमने क्या पता लगा लिया, अगर मुझे इसका चार्ज ना पता होता और मैं इसको एक रैंडमली ऐसे रॉड को यहाँ पे लेके आ जाता, तो मैं क्या देखता कि यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है क्योंकि ये लीव्स कन्वर्ज हो रही हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ चार्ज गया होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी तो ये चार्ज यहाँ से आ गया। तो मैंने चार्ज का नेचर पता लगा लिया। बट नेचर पता लगाने के लिए मेथड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप मेजॉरिटी किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं, या तो किसी दो चार्ज बॉडीज को कंपेयर कराने के लिए, ठीक है। आया? ठीक है। अब एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है कि मेरे पास एक गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है, पहले मैं उसके पास एक रॉड लेके आया प्लस 2 कूलम की, तो इसका ये जो डिफ्लेक्शन था वो कितना था? 3 डिग्री। कितना था? 3 डिग्री, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ है। उसके बाद जब मैंने एक और रॉड लेके आया, ठीक है, ये सेकंड केस है, जब मैं इसी सेम गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में एक और रॉड लेके आया, अब की बार कितने की लेके आया? +4 कूलम की। अब की बार में कितने की लेके आया? +4 कूलम की। तो ये जो एंगल है वो बन गया 7 डिग्री। ये एंगल कितना बन गया? 7 डिग्री। अब अगर मैं इस कॉइल के पास एक 3 कूलम का चार्ज लेके आऊं, तब ये एंगल कितना होगा? ऑप्शंस, एक है ऑप्शन 2 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 11 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 5 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 9 डिग्री। बताना। एक चीज देखना, यहाँ पे 2 कूलम है तो यहाँ पे -2 कूलम आ जाएगा, यहाँ पे +2 कूलम आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है तो इसका 3 डिग्री आया, यहाँ पे ये चार्ज बढ़ गया तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब इसका चार्ज जो है वो 2 कूलम से ज़्यादा है बट 4 कूलम से कम है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो 3 डिग्री से ज़्यादा होगा बट 7 डिग्री से कम होगा। तो 3 और 7 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये। तो लॉजिक से हमने क्या पता लगा लिया कि इसका ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? डिफ्लेक्शन, ये एंगल
7 डिग्री नहीं, 7 डिग्री नहीं, 5 डिग्री। डिफ्लेक्शन कितना होगा? 5 डिग्री। क्या है, समझ में आया? समझ में आ गया? तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा, समझ में आई होगी सारी चीज़ें। तो इस सब के नोट्स बनाइए, इस सबको रिवाइज करिए, और अगले हम लेक्चर लेके आएंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 12th फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, ये सारा स्टार्ट होने वाला है। तब तक इस सबको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।